वास्तु में जिसका ब्रह्म स्थान बिगड़ गया उसकी ज़िंदगी कभी ठीक नहीं हो सकती। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो बताता हूँ। कंजूस आदमी का ब्रह्म स्थान हमेशा खराब होता है। वास्तु कई तरीके से होता है। वैदिक वास्तु सतयुग के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था, और वो डिज़ाइन भी किन्होंने किया था? जो उसको रच रहे थे। तो उन्होंने जो वास्तु रचा वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए रचा था, वो दुनिया के लिए नहीं था। तो आपके लिए आपकी प्रकृति के हिसाब से आपका वास्तु होना चाहिए कि सबके लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, सबके लिए साउथ वेस्ट खराब है। ये मिथ है। तो आपके घर का वास्तु अगर पत्री के हिसाब से नहीं है तो वो वास्तु नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है लेकिन वो वास्तु नहीं हो सकता। देखिए, आप घर छोड़ते हो, घर आपको नहीं छोड़ता। पुराने घर की एनर्जी धीरे 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 खत्म होगी और नए घर की एनर्जी में धीरे धीरे आपकी लाइफ सेटल होगी। इट विल टेक 2 years। आप जब भी किसी नए घर में शिफ्ट होगे 25th मंथ में कोई ना कोई मेजर इवेंट होगी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपकी होस्ट अर्दोस ज्योति एंड आज लेके आए हैं एक अलग एंड बेटर पॉडकास्ट। बेटर इसलिए बिकॉज आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जानेंगे कि एस्ट्रो वास्तु कैसे काम करता है। बेसिक तो हम सब ने जाना ही है, लेकिन एडवांस लेवल पे ये एस्ट्रो वास्तु काम कैसे करता है, कैसे ये इफेक्टिव है एंड हमारी कौन कौन सी एरियाज को ये ठीक करता है। तो आज इन्हीं सब के बारे में हमें समझाने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए आए हैं हमारे राजीव जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, बीएनएन के मास्टर हैं और भी कई मोडालिटी में काम कर रहे हैं। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। सर, हर बार हम आपके 1 मिनट प्रिडिक्शन के फैन हो जाते हैं, लेकिन आज हम लेके आए हैं आपके एस्ट्रो वास्तु के एडवांस लेवल के बारे में। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे, सीखेंगे कि काम कैसे करता है। एडवांस एस्ट्रो वास्तु जी। वास्तु कई तरीके से होता है। एक होता है जो हमारा ट्रेडिशनल पुराने ज़माने का, सदियों से सतयुग का जो वास्तु चल रहा है। जी। एक वास्तु वो है जिसको हम आम भाषा में वैदिक वास्तु के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। वैदिक वास्तु सतयुग के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था, जी। और वो डिज़ाइन भी किन्होंने किया था? जो उसको रच रहे थे। ओके। वो कौन थे? जो ज्ञानी लोग थे। तो उन्होंने जो वास्तु रचा वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए रचा था। ओके। वो दुनिया के लिए नहीं था, उन लोगों के लिए नहीं था। वो पंडित जी के अपने घर के लिए था, अच्छा। वो सबके लिए नहीं था। और यही ब्राह्मण, यही पंडित जी जो सतयुग में या पुराने ज़माने की अगर हम बात करें, वो राजा महाराजाओं के यहाँ भी जाते थे वास्तु करने। जी। लेकिन जब वो राजा के घर का वास्तु करते थे, राजा के महल का वास्तु करते थे, राजाओं के किले का वास्तु करते थे, तो वो टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट यूज़ करते थे। अच्छा। वो नहीं होता जो पंडित जी अपने घर के लिए करते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि दोनों का एट्रीब्यूट अलग अलग है, दोनों का स्टाइल अलग अलग है, दोनों का फ्लेवर ही बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल, क्योंकि जो पंडित जी हैं वो तो अराउंड अपने पूजा पाठ, भक्ति में लीन होने के लिए ही बेसिकली वहाँ पूरा टाइम वहीं बिताते हैं। उनके ज़िंदगी की ज़रूरतें, उनके ज़िंदगी जीने के तरीके अलग थे, बहुत डिफरेंट थे। लेकिन समाज में बाकी तबके भी हमेशा से रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि एक समय में वास्तु आम आदमी के लिए अवेलेबल नहीं था, बैन था। अच्छा। इसके ऊपर रोक होती थी कि ऐसा तुम क्यों? फलानी कास्ट के हो, तुम इस जात के हो, तुम इस धर्म के हो, तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ ये प्रथाएं बहुत पुरानी हैं। धनुर्विद्या अगर किसी ने सीख ली ऐसी जो उस कैटेगरी में नहीं आता, तो हमारे यहाँ उसको दंड तक दिए गए। हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। जी। तो वास्तु जो है वो आम आदमी के लिए अवेलेबल नहीं था। ये एक सीक्रेट नॉलेज है जो या तो पंडित जी को थी, और पंडित जी उसको अपने लिए यूज़ करते थे, या फिर वो अपने राजा के लिए यूज़ करते थे, क्योंकि राजा से अच्छा खासा पैसा मिलता था। बिल्कुल सही। तो 2 तरह के वास्तु चलते थे। राजा का वास्तु अलग होता था, पंडित जी का अपना वास्तु अलग होता था। लेकिन क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं और हम लोग तो मास्टर हैं नकल करने के, है ना? तो पंडित जी ने अपना घर सबको बोला, यार घर लेना है लेकिन उत्तर मुखी लेना है या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग लेना है। तो एक चलन चला कि यार पंडित जी जब भी अपना घर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ही क्यों लेते हैं? शायद कुछ अच्छी बात होती होगी। तो वो धीरे 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 समाज में स्प्रेड होता गया।
आज हम यहाँ तक पहुँच गए कि हमें ये पता है कि नॉर्थ ईस्ट का घर ही अच्छा होता है। बिल्कुल। आप 100 में से 80 लोगों को पूछो घर की फेसिंग कौन सी चाहिए, तो बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट चाहिए। सबको नॉर्थ ईस्ट चाहिए, जबकि ये सबके लिए नहीं है, ये पंडित जी के लिए है जो उस प्रोफेशन में, उस तरह के प्रोफेशन में हैं, उनको नॉर्थ ईस्ट फेसिंग सूट करता है। लेकिन समाज में नकल चली और नकल जो है वो असली से ज़्यादा फैल गई। पंडित जी ने कभी बताया ही नहीं कि भाई ये मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। आप जितने भी पुराने ज़माने में किले हैं उनको कभी जाके देखिए, स्टडी कीजिए, कोई भी किला नॉर्थ ईस्ट फेसिंग नहीं है, एक भी नहीं है जी। सारे साउथ फेसिंग है। तो वो राजाओं के पास क्या वास्तु कंसल्टेंट थे? नहीं, बिल्कुल थे। तो उन्होंने किले क्यों साउथ फेसिंग बनाए? लेकिन कोई पूछे तब ना, हमें तो कॉपी करने में मजा आता है, सब नॉर्थ ईस्ट ले रहे हैं तो हम भी नॉर्थ ईस्ट ले लेते। ये तो है। तो नॉर्थ ईस्ट सबके लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए क्या अच्छा है ये आपके प्रोफेशन से पता लगेगा, आपकी प्रकृति से पता लगेगा। आपकी प्रकृति राजाओं वाली है भी कि नहीं है? भाई दो कैटेगरी है, या तो राजा है या नौकर है। बिल्कुल। अब आप नौकर वाले में आते हो। नौकर का मतलब शनि प्रधान। शनि क्या है? हेल्पर है, सर्वेंट है, समाज का छोटा तबका है जो किसी के लिए काम करता है, वो शनि है। जी। राजा किसी के लिए काम नहीं करता, उसके लिए लोग काम करते हैं। तो राजा के लिए दास दासियां हुआ करती थी। तो राजा का वास्तु और दास दासी का वास्तु एक हो जाएगा? नहीं, दोनों का प्रोफाइल ही अलग अलग है। बिल्कुल। तो वास्तु सेम कैसे हो जाएगा? तो आपके लिए आपकी प्रकृति के हिसाब से आपका वास्तु होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एंट्री पे जो बात आ जाती है कि सबके लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, सबके लिए साउथ वेस्ट खराब है, ये मिथ है। ओके। ये बात 100% सही नहीं है कि सबके लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा होता है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट घर में जाके कभी तरक्की नहीं देखी, वहां पे आने के बाद उनके लॉसेस ही हुए हैं, उनका डाउनफॉल हुआ है। उनका डाउनफॉल ही आया है। लेकिन हम उस तरफ सोचते ही नहीं। हमारे को ये पता है कि नहीं नहीं घर तो अच्छा है, कमी कहीं और है। क्यों? हमारे दिमाग में वो भर दिया गया कि नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट अच्छा होता है। सबके लिए नहीं होता, ठीक है ना? अगर आपकी पत्री में बृहस्पति खराब है तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर आपको सूट नहीं करेगा। पंडित जी तो काम ही बृहस्पति का करते थे, बिल्कुल सही है ना? पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, यही सारा काम करते थे वो तो उनका बृहस्पति अच्छा था तभी वो ये काम कर पाते थे। अगर उनका बृहस्पति अच्छा नहीं होता तो वो ये काम करते नहीं कर सकते थे ना। तो उनको तो नॉर्थ ईस्ट चाहिए, तो उनका तो अच्छा है। लेकिन बाकी समाज ने एज इट इज फोटोकॉपी मार दी। किसी ने अप्लाई नहीं किया अपना लॉजिक, हाँ, कि भाई ये क्यों है। और नॉर्थ ईस्ट में रह के खराब हो गई जिंदगी, लेकिन हम उसको दोष देना जानते ही नहीं। हमें नहीं नॉर्थ ईस्ट खराब नहीं होता, घर अच्छा है लेकिन कमी कहीं और है। तो ये होता है जब आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। तो हमारी प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि नॉर्थ ईस्ट अच्छा है। बिल्कुल। आपके लिए साउथ वेस्ट भी अच्छा हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सी डायरेक्शन बेस्ट है? आपकी जन्म की पत्री बताएगी आपका दिशा कौन सी आपके लिए शुभ है, ओके। कौन सी दिशा आपके लिए बुरी है। ये सब चीजें आपकी पत्री से ही पता लगती हैं और कोई तरीका नहीं है इसको जानने का। क्योंकि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, अगर ये जानना है तो मेरे को मेरी पत्री चाहिए एज पर एस्ट्रोलॉजर, एज पर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर। ठीक है? एस्ट्रोलॉजर तो और कैसे देखता है? इसी तरीके से देखता है ना, मेरे जीवन में क्या है, मेरे जीवन की कमियां क्या है, पत्री से ही जानता है। बिल्कुल। तो आपके घर का वास्तु भी अगर पत्री के हिसाब से नहीं है तो वो वास्तु नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है लेकिन वो वास्तु नहीं हो सकता। तो वास्तु जब भी होगा कस्टमाइज ही होगा। सबके लिए दक्षिण बुरा नहीं है, सबके लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा नहीं है। तो आप देखिए कि आपको क्या अच्छा है, वो बताएगी आपकी जन्म की पत्री। ओके। हम वहाँ से घर की दिशा तय करेंगे कि कोई भी घर हम जो लेते हैं
वो हमें सूट करेगा या नहीं करेगा। ओके। तो ये देखना आपको एडवांस एस्ट्रो वास्तु के कोर्स में हम सिखाएंगे। इस कोर्स के बारे में और जानकारी जाननी हो तो वो क्या करे? वेबसाइट पे आइए, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, रिप्लाई में आपको आंसर आ जाएगा। आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सर, कुंडली का कौन सा भाव हमारी डायरेक्शंस को दिखाता है? आपके पत्री के चौथे घर को घर की एंट्री माना जाता है। ओके। अगर आपकी पत्री के चौथे भाव में आपने स्टडी कर ली तो आपको आपके घर की एंट्री की दिशा पता लग जाएगी। अच्छा। वो ईस्ट भी हो सकती है, वो वेस्ट भी हो सकती है, वो नॉर्थ भी हो सकती है, वो साउथ भी हो सकती है, या जो कॉर्डिनल डायरेक्शंस हैं हमारी इनकी, वो भी हो सकती है। कोई भी दिशा आपकी हो सकती है। ओके। अब एक दिशाओं के बारे में जब सवाल आता है ना तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं एक जगह पे। वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो वास्तु में इन दिनों क्रिएट की गई है। एग्जैक्टली। असल में दिशाएं 4 ही होती हैं जी। और 4 उसकी कॉर्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। तो जी। टोटल कितनी हो गई? 8। 8। एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, तो टोटल होती हैं दिशाएं 10। तो 10 दिशाओं का ही वास्तु होता है। ओके। अब लोगों ने 16 दिशाओं का वास्तु कर दिया। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास 8 हैं, आप उनको डिवाइड करो, वो 16 हो जाएंगी। मैं आपको और उससे ज़्यादा आगे की टेक्निक बता देता हूँ। आप अगर आपको लगता है कि ये नहीं, इससे भी बढ़िया कुछ हो सकता है, तो वो कैसे इंजीनियरिंग करनी है उसकी टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। आप 16 को भी फर्दर डिवाइड कर दो तो 32 दिशाओं वाला वास्तु कर लो। आपको जितना कंफ्यूज होना है, जितना आपको कॉम्प्लिकेट करना है, आप उतना उसमें इस तरीके से डाइसेक्शन करते जाओ। अच्छा। सोल्यूशन 8 से ही मिलेगा। 8 प्लस ऊपर नीचे की 2 दिशाएं, आकाश पाताल। टोटल दिशाएं शास्त्रों में 10 ही बताई गई, 11वीं दिशा नहीं बताई गई। किसी शास्त्र में कहीं 11वीं दिशा का जिक्र हो तो मुझे बता दो। 10 ही है। 10 में से 4 मेन, 4 कॉर्डिल और ऊपर नीचे 2। बिल्कुल। इन 10 दिशाओं का ही वास्तु होता है। लेकिन आप 16 तक बांट लो, चलो ठीक है, वहां तक आप इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर 16 का 32 करोगे तो आप कंफ्यूज ही होने वाले हो, क्योंकि घर में इंच इंच नापना पड़ेगा ना आपको। जब जितना बांटते जाओगे उतना छोटे छोटे सेक्शन घर में बनते जाएंगे। बिल्कुल, उतना पर्टिकुलर डिग्री तक आपको देखना पड़ेगा। तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हमेशा बढ़ेगी। एग्जैक्टली। आपको करना क्या है, या तो 8 पे करिए, नहीं तो 16 पे करिए, बस। इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 8 से भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे लिए जा सकते हैं। इनफैक्ट 8 से ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी आपको 16 में जाना है तो चलिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं। एडवांस एस्ट्रो वास्तु में हम 16 पे ही करते हैं। ओके। ठीक है, वहाँ पे हम 16 पे ही करते हैं, लेकिन 8 पे भी किया जा सकता है और रिजल्ट्स बराबर आएंगे। जो 8 के आएंगे वही 16 के आएंगे। अगर आपको टेक्निक आती है तो आप रिजल्ट ले सकते हो। आपकी टेक्निक गलत है, आप 8 क्या, 16 क्या, 32 क्या, 64 भी कर लोगे तो भी रिजल्ट कुछ नहीं आने। बिल्कुल सही। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, 8 या 16 पे रुकिए, लेकिन जो टेक्निक है सही वो समझिए। आपको कौन सा घर सूट करता है वो समझिए, आपको कौन सी दिशा सूट करती है वो समझिए। जो दिशा आपको सूट नहीं करती उस दिशा के घर में जाओगे, वो घर आपके लिए नुकसान ही देगा, चाहे वो कोई भी दिशा हो। सर, एक क्वेश्चन और है कि घर में अगर 4 इंसान हैं, 3 को तो फ्रूटफुल हो रहा है, एक को वो बहुत परेशानी दे रहा है, तो क्या करें? जो घर का ब्रेड अर्नर होता है, घर उसके हिसाब से होता है। पहली अलाइनमेंट पत्री की उसके हिसाब से होगी, दूसरी तीसरी अलाइनमेंट जो है उसके फैमिली मेंबर्स के हिसाब से होगी। अगर कोई वहाँ पे बहुत परेशानी में है तो ये यकीन मानिए कि वो इस घर में ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। अच्छा। जैसे मान लीजिए एक परिवार में 4 लोग रह रहे हैं, 2 को वो सूट करता है, बाकी 2 को नहीं करता। तो जिस दिन पहला अपॉर्चुनिटी आएगी, ये दोनों इस घर को त्याग देंगे। बच्चा है, बाहर पढ़ने चला गया, घर छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि यहाँ का वास्तु उसको नहीं जम रहा था, पेरेंट्स के हिसाब से था। तो पेरेंट्स का जो वास्तु है वो बच्चे के वास्तु के साथ मैच नहीं हो रहा था। तो क्या होगा उसका रिजल्ट? बच्चा बाहर पर चला जाएगा पढ़ने के लिए, जाते ही है। बिल्कुल। है ना? तो इस तरीके से जिसका अलाइनमेंट नहीं हो रहा वो उस घर में नहीं रह पाएगा, रहेगा तो तकलीफ में रहेगा। अब उसको कोई हेल्थ इश्यू भी हो सकता है या कुछ और भी ज़िंदगी में हो सकता है, वो तो अलग अलग है।
लेकिन क्योंकि वो उसको सूट नहीं कर रहा तो वो उस घर में खुश नहीं रहेगा। हो सकता है 4 मेंबर्स में से 1 मेंबर दुखी हो, ये हो सकता है। ओके, तो एक और क्वेश्चन है कि जैसे समटाइम्स होता है कि कुछ साल तो हमने वहाँ बहुत अच्छे बिताए, फिर हमने घर शिफ्ट कर दिया, तो वहाँ तो हमने घर छोड़ ही दिया ना, लेकिन तब तो वो जो घर था वो बहुत अलाइंड था हमारे से। देखिए, आप घर छोड़ते हो, घर आपको नहीं छोड़ता। अच्छा। आप किसी भी घर में चले जाओ, पिछले घर की एनर्जी नए घर की एनर्जी के साथ कैरी फॉरवर्ड होती ही है। एक घर में जब आप शिफ्ट होते हो तो उस घर की एनर्जी को आपके ट्रांसलेट होने में, पिछले घर से इस घर की एनर्जी में जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रात रात में नहीं हो जाती कि 6 तारीख को आप पुराने घर में रह रहे थे, 7 तारीख को आपने नए घर में रसोई बना ली अपनी, शुरू हो गए, तो आज से सारी एनर्जी बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता। उस एनर्जी को ट्रांसलेट होने में पूरे 2 साल जाते हैं। अच्छा। पुराने घर की एनर्जी धीरे 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 खत्म होगी और नए घर की एनर्जी में धीरे धीरे आपकी लाइफ सेटल होगी। इट विल टेक 2 years। इसलिए जब भी कोई भी, आप लोगों में से जितने लोग इसको देख रहे हैं, सुनिए और इसको याद कीजिए, अगर आप याद कर सको तो। आप जब भी किसी नए घर में शिफ्ट होगे, 25th मंथ में कोई ना कोई मेजर इवेंट होगी। अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन 25वां महीना खाली नहीं जाएगा। 101% नए घर में शिफ्ट हुए हो, 25वें महीने में कोई ना कोई मेजर इवेंट ऑफ लाइफ होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। हाँ बिल्कुल। 2 साल तक पिछली एनर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ती। और अगर इस घर की एनर्जी मान लीजिए अच्छी नहीं है, तो वो अच्छी एनर्जी ना होने की वजह से आपको एक ही दिन में लॉसेस दे जाए, ऐसा भी नहीं होगा। वो भी 2 साल लेगी अपना इम्पैक्ट डालने में। तो इम्पैक्ट जो आना है वो 25वें महीने में ही आएगा, 26वें में भी नहीं आएगा, 25वें में ही आएगा। चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जो आमतौर से मार्केट में लोग डिस्कस नहीं करते। एग्जैक्टली। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। घर की भी उम्र होती है, उसके फल देने की भी एक उम्र होती है। अच्छा, वो उम्र, वो वास्तु की उम्र है। तो क्या रहती है वो एज बेसिकली? इम्पॉर्टेंट ईयर्स मैं बता देता हूँ। 2रा साल कंप्लीट होना, 7वां साल कंप्लीट होना, प्लस माइनस 6 महीने हो सकते हैं, 15वां साल कंप्लीट होना, 21वां साल कंप्लीट होना, ये आपकी मेजर इवेंट्स होंगी किसी भी घर में आप रह रहे हो। इन सालों में कोई ना कोई मेजर लाइफ में आपके शिफ्ट, चेंज अच्छे या बुरे के लिए होगा। ये एक साथ एक जैसा नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ होगा। चाहे आप बेशक उसमें कोई कंस्ट्रक्शन मत कराओ, भाई हर घर में कंस्ट्रक्शन नहीं होती ना। Exactly. 20 साल से वही घर बना है, वही चल रहा है, उसी में लोग रह रहे हैं, तो कुछ नहीं बदला ना। ऐसा तो नहीं कि कोई एक कमरा डाल लिया, कोई एक छत डाल ली, कुछ ऐसा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सेम घर होगा, लेकिन फिर भी हर 7वें में, 15वें में, 21वें में और 2रे साल खत्म होने में कोई ना कोई एक मेजर इवेंट ऑफ लाइफ होगा। तो ये पर्टिकुलरली जो आपने टाइम पीरियड्स बताए, ये किस बेसिस पे होता है? ये सीक्रेट है, ये मेरे पास रहने दो। सबको नहीं बताए जाते। जितना बता दिया उसको टैली करिए, मैच करिए। अगर मैच हो तो कमेंट में लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। नहीं तो लिखिए कि नहीं मैच करा। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अच्छे से मैच कराइएगा। जल्दी में मत कुछ कमेंट करिए। एग्जैक्टली। थोड़ा सोच लीजिए, क्योंकि बीती हुई बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि उस साल कोई आपकी लाइफ में मेजर इवेंट ना हुई हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। कोई आपकी ज़िंदगी में आया, कोई अपना ज़िंदगी से गया, कोई शादी हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ तो हुआ होगा। ये मेजर इवेंट्स है। हर घर आपको 2रे, 7वें, 15वें और 21वें साल में कुछ ना कुछ देगा। कहाँ से लाया सूत्र ये मत पूछना। यही तो चीज़ें हैं जो जाननी पड़ती हैं। यही आपके सीक्रेट्स है और यही शायद हमें एडवांस एस्ट्रो वास्तु के कोर्स में मिलेंगे। मैंने सीक्रेट तो बता ही दिया, मैं तो रिवील कर दिया। अब आप लोग बताइए कितना सही है कितना गलत है। तो सर, एक वास्तु में ब्रह्म स्थान का इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों माना गया है? ये ब्रह्म स्थान होता क्या है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ब्रह्म स्थान, इसका नाम ही इतना पावरफुल है, इम्पैक्टफुल है। जब बोलते हैं तो एक बात ऐसे फील होती है ना, ब्रह्म। एग्जैक्टली। तो ब्रह्म जब हम बोलते हैं तो पूरा यूनिवर्स वाइब्रेट करता है ना। एक पावर आती है, पावर जनरेट होती है। और आपकी सबसे ज्यादा पावर कहाँ होती है मालूम है आपको?
हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पावर कहाँ होती है मालूम है आपको? सेंटर ऑफ नाभि में। ओह हमारी जो नाभि है उसमें अमृत होता है, नेक्टर होता है यहाँ पे। जो लोग आयुर्वेद जानते हैं या जो लोग एक्यूप्रेशर जानते हैं वो इस साइंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। जी। आपने सुना होगा रावण की नाभि में अमृत था। सबकी नाभि में होता है, कम ज़्यादा वो अलग बात है, हर नाभि में अमृत होता है। ठीक है। हाँ, याद है आपको एक ज़माना था जब हमारी नाभि में नानी दादी तेल लगा के छोड़ देते थे, या अभी भी हाँ। बच्चों के जब पेट में गैस वैस बनती है तो नाभि में हम, और बचपन में हम माँ के पेट से नाभि से ही जुड़े हुए होते हैं, एग्जैक्टली। है ना। तो नाभि भगवान ने बनाई है, तो क्यों बनाई है? यहीं से ही हमारा जन्म हुआ ना। तो नाभि जो है हर एक की अमृत रखती है, और ये आपकी बॉडी का सेंटर पार्ट है, बिल्कुल आपके शरीर का मध्य स्थान है। ऐसे ही आपके घर में भी एक मध्य स्थान होता है। जब आपका प्लॉट है, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर है, आप उसको क्रॉस करो तो जहां सेंटर आएगा एग्जैक्ट, वो नाभि स्थान है। जिस इंसान की नाभि बिगड़ गई उसका शरीर ठीक नहीं हो सकता। वास्तु में जिसका ब्रह्म स्थान बिगड़ गया उसकी जिंदगी कभी ठीक नहीं हो सकता। नहीं हो सकती। तो ब्रह्म स्थान वही है जो आपकी नाभि है। जिन लोगों का, अब इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। किसी का मान लीजिए ब्रेड अर्नर ही है फैमिली का, उसका पेट हमेशा खराब रहता है। तो क्यों खराब रहता है? ब्रह्म स्थान में गड़बड़। ब्रह्म स्थान में गड़बड़ है। तो ब्रह्म स्थान में गड़बड़ है तो आपका पेट गड़बड़ ही रहने वाला है। ओके। चाहे वो मोशंस लगे हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन लगी हो, चाहे कुछ भी हो। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो बताता हूँ। कंजूस आदमी का ब्रह्मस्थान हमेशा खराब होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? कंजूसी क्या है? देना नहीं है ना, तो उसके नेचर में आ जाता है देना नहीं है। ठीक है। तो वो उसके पेट में भी जो होता है, सुबह जाता है तो वहां पे भी उसको मैसेज क्या मिलता है? देना नहीं है। तो पेट खराब होगा। आप कंजूस लोग जितने हैं, आप कभी भी देख लीजिए, उनको हमेशा तकलीफ होगी पेट की। जिनको नहीं है वो कमेंट करें, मेरे हिसाब से सबको होती है। तो अगर आप कंजूस हो तो आपका पेट खराब होगा। आपका पेट खराब होगा तो आपका घर का ब्रह्मस्थान भी खराब होगा। मिला के देख लीजिए। जिसका ब्रह्मस्थान खराब है उसको तो कोई दुनिया में ठीक कर ही नहीं सकता। जिनके घर का ब्रह्मस्थान खराब है उनके घर का वास्तु नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लो, वास्तु वाला आएगा उसको दिशा भ्रम हो जाएगा। अच्छा, वो करने आएगा, कुछ करके जाएगा, कुछ उसके समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। क्या प्रॉब्लम आई है? वो उसे दिशा नहीं नापी जाएगी, मैप ही गलत बन जाएगा आपका। तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो ब्रह्मस्थान खराब होने की वजह से आपके घर का वास्तु पॉसिबल नहीं होगा। और पत्री में जो ब्रह्मस्थान देखा जाता है वो 9th हाउस से देखा जाता है। अच्छा, जो भाव है हमारा 9th स्थान, उसको हम क्या बोलते हैं? भाग्य स्थान। नाभि ही भाग्य है, ओके। पेट ही भाग्य है। ठीक है। जिनका पेट ठीक, उनका लाइफ हेल्दी। तो स्वास्थ्य से बड़ा तो कोई भाग्य होता नहीं। सही बात है। सबसे बड़ा गुड लक क्या है एक इंसान का? वो हेल्दी है ना। जिसका ब्रह्मस्थान खराब है उसको रोग होंगे, रोग होंगे तो वो परेशान होगा, परेशान होगा तो ब्रह्मस्थान खराब है इसलिए होगा। यही आपकी पत्री के पितृदोष को भी बताता है। अच्छा, जिसकी पत्री में 9th हाउस से रिलेटेड पितृदोष होगा, पितृदोष होता 9th हाउस से ही है वैसे, उनके घर का वास्तु भी आसानी से नहीं होगा। अच्छा, उसके लिए कुछ रिचुअल्स हैं जो पहले करने पड़ेंगे, उसके बाद आप वास्तु करोगे तभी वास्तु होगा। तो वास्तु बहुत अलग अलग तरीकों से देखा जाता है। पत्री के बिना वास्तु करने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर कोई ऐसा वास्तु करता है जिसमें पत्री दिखता ही नहीं तो वो वास्तु नहीं है, और कुछ है। अच्छा, वो और कुछ है, वास्तु नहीं है। उसको वास्तु मत कहिए। वो कुछ भी हो सकता है, वास्तु नहीं हो सकता। बिना पत्री के कैसे कर लोगे आप? सही बात है। मेरा भाग्य मेरे वास्तु को जन्म देगा, या मेरे वास्तु से मेरा जन्म हुआ, है ना। मेरी माँ जिस घर में थी उस घर की एनर्जी मेरे में आई होगी, तो मैं उस एनर्जी से पैदा हुआ, तो वास्तु से मैं पैदा हुआ, मेरे से मेरे घर का वास्तु बनेगा। तो वास्तु है किसका? हमारा ही है। तो मेरे को गिनोगे नहीं, मुझे हटा के मेरा वास्तु कैसे कर सकते हो आप? सही बात है। तो पहले मुझे देखो, फिर मेरे घर का वास्तु देखो। मुझे कैसे देखोगे?
पत्री से देखो कि मैं आदमी हूं कि राक्षस हूं, ओके देवगण हूं, मनुष्यगण हूं, राक्षसगण हूं, मैं कौन हूं, उसके हिसाब से मेरे घर की दिशा एंट्री क्या होनी चाहिए। जो देवगण हैं उनको नॉर्थ ईस्ट की एंट्री फिर भी सूट कर सकती है, लेकिन जो राक्षसगण है उसको नॉर्थ ईस्ट की एंट्री सूट नहीं करेगी, अच्छा क्योंकि राक्षस है, उसको तो दक्षिण चाहिए, उसको एनर्जी वहां से मिलती है, नॉर्थ ईस्ट से थोड़ी मिलती है। तो ये सारे पैरामीटर्स बिना पत्री देखे आप कैसे कर लोगे। तो हम यहाँ पे हमने कंबाइंड कोर्स किया है पूरा, वैदिक वास्तु प्लस एडवांस एस्ट्रो वास्तु, तो वो दोनों का पैकेज भी है। और एडवांस एस्ट्रो वास्तु का बैच हमारा जो आने वाले टाइम में शुरू हो रहा है अगले महीने से, तो उसमें हम ये सारी टेक्निक्स आपको बताएंगे। जी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट योर कोर्स, बिकॉज जब भी आपसे बात करते हैं कुछ नया सीखने को मिलता है, एंड हम लोग भी बहुत क्यूरियस रहते हैं कि आज आप क्या अपने नए कोर्स में लॉन्च करने वाले हैं। मैं कुछ ना कुछ जो ट्रेडिशन चल रहा है उससे अलग बताता हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स जाते आउट ऑफ हैं। द, मुझे ट्रेडिशन को फॉलो करने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि लाइफ जो है वो ट्रेडिशंस पे नहीं चलती, एग्जैक्टली लाइफ हमेशा एक्सेप्शनल होती है। एग्जैक्टली, एंड जो पहले का टाइम था वो बहुत डिफरेंट था, एंड आजकल के टाइम में इतना फास्ट पेसिंग ज़माना है कि हर चीज़ बदल रही है। कलयुग में राहु अच्छा है, आप हमेशा उसको गाली देते रहते हो, बिल्कुल सही। तो आपका वास्तु कैसे सेट होगा। आप तो उसको बुरा ही मान रहे हो ना। कलयुग में बिना राहु के रह सकते हो नहीं, अब जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं, यहाँ पे आसपास जितना है सारा राहु है, जितने इक्विपमेंट्स लगे हैं, जो कैमरास लगे, सब राहु है। आप हर समय अपने हाथ में राहु को लेके घूमते हो, फोन के बिना आपकी सांस रुक जाती है, फिर राहु को गाली देते हो कि राहु अच्छा नहीं होता, ये तो राक्षस होता है, ऐसे कैसे चलेगा। सही बात है। तो आपको उसको यूज कैसे करना है वो सीखिए। राहु बुरा नहीं है, बस यू हैव टू चूज इट वाइजली। लेकिन दिक्कत एक है, राहु की बात आमतौर से लोगों को समझ में नहीं आती। इंटेलिजेंट प्लैनेट है, आपको पता है आपकी पत्री में जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है प्लैनेट वो राहु है। ओके, नई जितनी इनोवेशंस है दुनिया में राहु करता है। एग्जैक्टली, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एक्सपेंशन, वो आपको ये राहु दे- इल्यूजन है ना, राहु को लगता है यार कोई ऐसी चीज बनाओ जिससे ना एक चलता फिरता आदमी भी फोन पे बात कर सके, तो किसी ने मोबाइल बनाया। अगर राहु ने वो इमेजिनेशन नहीं की होती तो फोन बनता? नहीं, वही डब्बे वाला तार वाला फोन घर में लेके आज हम हेलो कर रहे होते, अब वो गायब ही हो गया। तो ये रिप्लेसमेंट किससे आई? टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से आई ना। तो एडवांसमेंट, इनोवेशन इज ओनली बिकॉज ऑफ राहु। तो राहु को राक्षस मत मानिए, अच्छा प्लैनेट है। तो सर अब बात करें कि रेमेडियल पार्ट की, तो एडवांस एस्ट्रो वास्तु में हमें रेमेडीज कैसे मिलेंगी? एडवांस एस्ट्रो वास्तु कोर्स में रेमेडीज बहुत ही डिफरेंट है। ओके, वो कैसे? मान लीजिए एक रेमेडी है जो आपको घर के ऐसे पोर्शन में लगानी है या करनी है जहाँ पे आप वो कर नहीं सकते। जी, हो जाता है ना ऐसे, मम्मी पापा का कमरा है, मान लीजिए उस डायरेक्शन में आता है, मम्मी नहीं करने देगी। एग्जैक्टली, चाचा जी का कमरा है, आप उनके कमरे में जाके कोई पीले रंग की लाल रंग की चीज़ लगा दो तो वो कहेंगे ये क्या कर रही है, एग्जैक्टली। तो मना हो जाता है ना वहाँ पे। तो हम वहाँ पे दूसरी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो सुपर एडवांस टेक्निक्स है, वो है बॉडी वास्तु। ओके, आपके शरीर पे धागे या इस तरह की चीज़ें पहना के आपका बॉडी वास्तु किया जा सकता है। ओके, इट इज अ न्यू थिंग कि बॉडी वास्तु भी कुछ होता है। बॉडी वास्तु बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँ, ये रिसर्च का टॉपिक है, जिसने इसमें रिसर्च करी उसने पाया। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। आपने मेरे हाथ में कोई पत्थर देखा कभी? नहीं, नेवर। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या है। एक टैटू। ये वास्तु की रेमेडी है। अच्छा, यहाँ पे ये लोटस ही क्यों बनाया और हाथ में ही क्यों बनाया, ये वास्तु की रेमेडी है। अच्छा, मैंने इसलिए ये करा हुआ है। पत्थर नहीं पहनता मैं, दाल चावल चीनी मेरे को पता नहीं क्या होता है, वो आपको मालूम ही है, लेकिन मैं टैटू से भी वास्तु की रेमेडी करता हूँ। ओके, धागों से भी वास्तु की रेमेडी होती है। 2 रुपए का धागा वो कर सकता है जो 2 लाख रुपए का पत्थर नहीं कर सकता। दैट कैन डू वंडर्स, राइट? होते हैं। आप मेरे YouTube चैनल पे जाओ, वहाँ पे एक आपको मिलेगा केस, मैंने उसका एक कट छोटा सा डाला है, अगर कोई ढूंढेगा तो मिल जाएगा उसमें। मेरा एक स्टूडेंट है, कनाडा में रहता है। ओके, उसने बोला सर मेरी मम्मी को हाथों में दर्द है और वो हाथ ऐसे पूरा उठा नहीं पाती, जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, हाथ नहीं उठता तो अटक जाता है। जी, तो वो बड़ा परेशान था अपनी मम्मी के लिए कि मैं क्या करूं।
और वो एडवांस वास्तु के कोर्स में था हमारे। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तेरा 2 रुपये में काम हो जाएगा। कह रहा सर ये कनाडा है, यहाँ 2 रुपये में नहीं होता। मैं कहा चल $2 में हो जाएगा। उसको मैंने बोला कि तू अपना एक वाइट कलर का ऐसा ऐसा धागा अपनी बॉडी पे ऐसे पहन ले। ओके। और यकीन मानिए 24 घंटे के बाद उसकी मम्मी का हाथ उठने लग गया था। Within 24 hours? Within 24 hours। 12 घंटे में रेमेडी असर करना शुरू कर देती है। अगर रेमेडी सही है तो 12 घंटे में एडवांस एस्ट्रो वास्तु की रेमेडी काम करना शुरू कर देती है। और सही तरीके से परफॉर्म की है। सही तरीके से परफॉर्म कीजिए। धागे आपकी किस्मत बदल सकते हैं अगर आप पत्री से प्रॉपर एनालाइज करके और उस रेमेडी को अप्लाई कर लेते हो, तो आप ये मैजिक भी कर सकते हो। ओके। और ये वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर कोई ढूंढेगा तो मिल जाएगा। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इस समय में, लेकिन उस बच्चे ने वो रेमेडी करी थी। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। 12 घंटे 24 घंटे में रिलीफ आना शुरू हो जाता है, तकलीफ ठीक होनी शुरू हो जाती है। सर कहते हैं रेमेडीज में इंटेंशंस भी देखी जाती हैं कि आप किस भाव से वो रेमेडी कर रहे हैं। उसके बिना तो रेमेडी होती नहीं। रेमेडी इज नॉट अ मैकेनिकल थिंग। आप मैकेनिकली करोगे कोई रेमेडी कभी भी काम नहीं करेगी। आपने ईश्वर को भोग लगाया, आपने बोला सर मैंने तो ईश्वर को भोग लगाया था, मेरा काम नहीं बना। आपने ईश्वर को भोग नहीं लगाया था, आप मैकेनिकली कुछ कर रहे थे, तो आपका भोग ईश्वर ने स्वीकार नहीं किया। तो अगर आपने कोई भोग ईश्वर को लगाया और ईश्वर ने स्वीकार नहीं किया, उसमें एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? एग्जैक्टली। बहुत से लोगों को रेमेडी इसीलिए नहीं लगती क्योंकि वो उसको मैकेनिकली करते हैं। मैकेनिकली नहीं करनी, उसके हो जाओ तब वो तुम्हारी सुनेगा। बिल्कुल सही। तुम लोग उसके होगे सोचते- नहीं, तुम सोचोगे वो लड्डू 2 चढ़ा दिए इसी से। उनको लड्डू वड्डू नहीं चाहिए भाई तुम्हारे, उनको कुछ नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? जो सबको सब कुछ देता है, तुम उसको क्या दोगे? कुछ भी नहीं। तो ये तो बेकार की बातें हैं। मैकेनिकली नहीं, आप अपना भाव जगाइए। अगर अंदर भाव नहीं जगा तो दुनिया की कोई रेमेडी आपके लिए इस जन्म में काम नहीं करेगी। बिल्कुल। ये तो अंडरस्टूड है, ये बेसिक थंब रूल है एक तरह से। चाहे वास्तु की रेमेडी करो, चाहे ज्योतिष की रेमेडी करो। लोग करते हैं कि ठीक है ना, यही तो करना है, चल फटाफट करो यार, जाना है मुझे। हाँ, ऐसे काम नहीं करती रेमेडी। एग्जैक्टली। आपको जरूरत है, ऊपर वाले को थोड़ी जरूरत है। तो थोड़ा मांगो तो सही। पड़ोसी से चीनी मांगने जाते हो तो 2 बातें उससे पहले प्यार की करते हो, फिर कहते जरा एक कटोरी चीनी देना। सही बात। हाँ, भगवान के पास जाते देता नहीं देता, ऐसे थोड़ी होगा। आप मैकेनिकली मत करिए। रेमेडी अगर नहीं हो सकती तो मत करिए, लेकिन ऐसे ईश्वर को निरादर मत करिए। आपको आदर करना चाहिए। उसके साथ आपका श्रद्धा, आपकी भावना वो कनेक्ट होनी चाहिए। एक इंटेंशन आपका बंधा होना चाहिए। उसके बिना कोई रेमेडी काम नहीं करती, चाहे वो वास्तु की हो, चाहे वो ज्योतिष की हो, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसे ही और भी रेमेडीज अगर आप हमें दे पाए तो। नहीं, मैंने बताया ना, क्योंकि जब तक आपकी पत्री देख के नहीं बताऊंगा तब तक तो रेमेडी वो गलती हो जाएगी। कॉमन रेमेडी नाम की कोई चीज दुनिया में होती नहीं। रेमेडी हमेशा कस्टमाइज होती है। सबकी तो अपनी आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और ट्रांजिट है। आज मेरे साथ प्रॉब्लम है लेकिन कल नहीं होगी। पीछे मेरे साथ प्रॉब्लम थी लेकिन आज नहीं है। तो ट्रांजिट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एग्जैक्टली। तो आप कई लोग, अच्छा इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। कई लोग ऐसे कहते हैं सर, मैंने कहा जी आपके घर के नॉर्थ में रेड कलर की कोई चीज़ पड़ी होगी, आप वो हटा दो। सर ये तो 10 साल से पड़ी है, तकलीफ तो मुझे अभी हुई है। लोग कहते हैं ये। एग्जैक्टली। तो 10 साल से पड़ी होगी लेकिन ट्रांजिट अब आया उसका, तो अब वो एक्टिवेट हो गया। अब आपको तकलीफ देने के लिए वो रेडी है, अब देगा। तो आपको अब उसका इलाज करना है। जब वो ट्रांजिट खत्म हो जाएगा तो दर्द भी अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर हमारे पास क्यों आ रहे हो? अपने आप ठीक हो ही जाएगा। फिर डॉक्टर के पास भी मत जाया करो, बुखार आया तो चला ही जाएगा। रेमेडी का मतलब क्या है? किसी सोल्यूशन की तरफ जाना। बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना। सोल्यूशन के लिए जाते हैं। तो सोल्यूशन तो करना पड़ेगा ना जी। आप हमेशा ठीक रहते हो, कभी तो बीमार पड़ते ही हो ना। तो डॉक्टर के पास तो नहीं जाके कहते हैं मैं कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, आज मैं बीमार क्यों पड़ गई। सही बात है। तो वहाँ तो नहीं बोलते आप। तो वास्तु भी ऐसे ही आपको अचानक से कोई ना कोई चीज़ दे देता, अच्छी या बुरी। उस तरीके से आपको देखना चाहिए। ट्रांजिट है, सब कुछ ट्रांजिट करता है। सदा के लिए कुछ नहीं है इस दुनिया में, परिवर्तन ही फैक्ट है। तो जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। इसीलिए आज है, इसलिए आज जो चाहिए वो करो। उस पर आर्ग्यूमेंट करने का कोई लॉजिक नहीं, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। तो सर बहुत कुछ जाना। अब ऐसे ही और भी कोर्सेज के बारे में आप पहले तो ये बताइए
कि ये कोर्स कब आ रहा है हमारा? ये नवंबर में शुरू हो रहा है एडवांस एस्ट्रो वास्तु का कोर्स। ऐप में इसका वो बना दिया है, लॉन्च कर दिया है ऐप में। अगर किसी को एनरोल करना है तो वो एनरोल करा सकता है। एंड ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ से अपने आप को एनरोल कर सकते हैं एडवांस एस्ट्रो वास्तु के कोर्स में। एंड सर के और भी कोर्सेज हैं जहाँ पे आप उनकी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर सकते हैं और सर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर सोल्यूशन देंगे। एंड तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू।